नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी वो कर रहे होंगे। मैं खुशबू श्रीवास्तव आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आज हम मेजरमेंट और यूनिट के आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, प्रश्नों को समझेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और कौन से टॉपिक हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और ये हमारी साइंस की क्लासेस हैं। ये आप हर वो बच्चा जो यूपी पीएससी के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एचईओ का पेपर हो, चाहे वो बीईओ का पेपर हो, चाहे आरओ का पेपर हो या यूपी पीसीएस का पेपर हो, उसके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो आप इन क्लासेस को देखें और अपने टॉपिक और प्रश्नों को तैयार करें। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स होती है, उनको हम एसआई यूनिट कहते हैं। हम इस तरीके से आप देखेंगे तो सीजीएस पद्धति होती है, पद्धतियां हैं जिनमें हम यूनिट्स को रखते हैं। तो एसआई पद्धति में कौन सी यूनिट्स होती हैं, फिर आप सीजीएस में जाएंगे तो कौन सी हो जाएंगी, एमकेएस, एफपीएस, ये पद्धतियां हैं। ठीक है, तो आपसे एसआई यूनिट पूछ रहा है। कार्य के लिए जूल होता है, बल के लिए न्यूटन होता है, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम होता है और दाब के लिए डाइन होता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो दाब है उसके लिए पास्कल होता है, ना कि डाइन। ठीक है, और जो डाइन होता है ये बल के लिए होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस तरीके से यूनिट बदलकर क्वेश्चन पूछ लेता है। और जब आप देखेंगे तो बल के लिए तो हम न्यूटन पढ़ते हैं, तो न्यूटन जो है ये एसआई मात्रक है। और अगर आप देखेंगे डाइन तो ये आपका सीजीएस मात्रक। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि आपसे प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, इसको भी आप ध्यान से करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। अब अगर एसआई यूनिट पूछा है और उसके बाद देखिए यहां पर ये गलत तो हो ही जाएगा क्योंकि दाब का मात्रक डाइन होता नहीं है, पर डाइन किसका मात्रक है इसको आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो ये है बल का मात्रक, पर बल का मात्रक, पर इसमें कौन सा मात्रक है, ये मात्रक है सीजीएस मात्रक या सीधे सीजीएस पद्धति का मात्रक। तो ये चीज एकदम आपको पता होनी चाहिए। अब अगली बार अगर डाइन से क्वेश्चन बने तो आप कर ले जाएंगे। ठीक, फिर इसमें दाब का अब एक चीज और देखनी है कि जो दाब है उसका मात्रक क्या है। तो हम दाब के मात्रक को भी तैयार कर लेंगे कि दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है, ये याद रखिएगा। अब आपसे दाब के मात्रक पे क्वेश्चन बनाए या डाइन पे क्वेश्चन बनाए, दोनों ही चीजें आपको पता रहेंगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1, सूची 2। अब देखिए वॉट, नॉट, नॉटिकल मील और कैलोरी, ये आपको यूनिट्स दी हैं और सामने जो है उनकी इकाइयां दी हुई हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सी जो डेराइव्ड क्वांटिटी है वो कौन से यूनिट से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे राशि लिखे हो, ठीक, और यहाँ पे आप कह सकते हैं यूनिट या फिर, ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। इसमें वॉट, फिर नॉट, नॉटिकल मील और कैलोरी। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो आप देखिए वॉट का मात्रक क्या होता है। इसके पहले हम लास्ट क्लास में वॉट के बारे में पढ़ चुके हैं कि पावर के लिए हम वॉट का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, एक बार ये मैचिंग में पूछ लिया है, एक बार आपसे वॉट अलग से पूछा हुआ है, एक बार ऑप्शन में गलत करके पूछा हुआ, 3 बार वॉट से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो वॉट आप तैयार कर लीजिए। ठीक, फिर अगर हम देखें तो कैलोरी किसका मात्रक हो जाएगा, कैलोरी मात्रक होता है ऊष्मा का। अब यहाँ पे 2 पता है आपको, फिर नॉट और नॉटिकल मील। अब ये जो समुद्र से संबंधित होता है, तो समुद्र जहाज की जो गति होती है, जो स्पीड होती है, उसको हम नॉट में नापते हैं। ठीक है, जैसे हम गाड़ी की स्पीड को कैसे नापते हैं, मीटर पर सेकेंड में। ठीक, पर अगर आप समुद्र की में जो जहाज चल रहा है उसकी गति को नापेंगे तो उसकी गति को नापने के लिए आप नॉट का यूज करते हैं। ठीक, और जो नॉटिकल मील्स होते हैं वो नौ संचार में प्रयुक्त दूरी होती है। तो जब हम जैसे ये लैंड है और ये सी है, ठीक है, तो जब हम लैंड से सी में जाते हैं तो हम डिस्टेंस को किस में नापते हैं, हम इसको नॉटिकल मील में नापते हैं। ठीक है, नॉटिकल मील में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि समुद्र नौसेना में प्रयुक्त दूरी या फिर जो लैंड होता है, जब लैंड से सी की तरफ जाते हैं तो लैंड और सी के बीच की जो डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है वो नॉटिकल मील में होता है, ये ध्यान रखिएगा। कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया हमने पढ़ा है कैलोरी के बारे में, नॉटिकल मील के बारे में, नॉट के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो समुद्र में
समुद्री जहाज होते हैं उनकी स्पीड को हम नॉट में नापते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे चलिए, देखिए जूल, एम्पियर, वॉट, वोल्ट, कैलोरी, फिर देखिए वॉट आ गया। ये इस क्लास का पर्पस है कि आपको कैसे क्वेश्चन पढ़ने हैं, कहां से क्वेश्चन आएंगे, क्या चीज महत्वपूर्ण है, ये आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, देखिए वोल्ट भी आप इसके पहले पढ़ चुके हैं, कैलोरी भी आप पढ़ चुके हैं और जूल भी आप पढ़ चुके हैं, इनमें से सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। एम्पियर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, तो एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, विद्युत धारा, उसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, फिर आपने देखा जो जूल होता है वो कार्य का मात्रक होता है, और अगर हम देखें तो यहाँ पे कैलोरी ऊष्मा का मात्रक हो गया, अभी जस्ट जस्ट पढ़ा है हम लोगों ने। अगर आप देखेंगे तो वॉट जो है वो पावर, सामर्थ्य का मात्रक हो गया, और वोल्ट जो है वो विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, जूल हम पढ़ चुके हैं, वाट हम पढ़ चुके हैं, वोल्ट हम पढ़ चुके हैं, कैलोरी हम पढ़ चुके हैं, तो इस मात्रक पे ही बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार मैच द फॉलोइंग में, फिर एक बार पूछ लेगा इनमें से कौन सा गलत है, एक बार पूछ लेगा इनमें से कौन सा सही है, पावर का मात्रक क्या होता है, तो आपसे ये 3, 4, 5 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, फिर आगे चलते हैं। देखिए एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, इलेक्ट्रिकल करंट करंट का मात्रक है, वॉट जो है वो शक्ति का, वोल्ट विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, फिर कार्य और ऊर्जा। देखिए कार्य और ऊर्जा इन दोनों का मात्रक जूल होता है, ठीक है, और ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। ये डिफरेंस याद रखिएगा, इस डिफरेंस पे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो उसमें लिखा रहेगा इनमें से जूल किसका मात्रक है, तो उसमें ऊष्मा भी लिखा रहता है, ऊष्मा का मात्रक जूल नहीं होता, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब देखिए उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब और ऊर्जा। अब दाब और ऊर्जा आप पढ़ चुके हैं, तरंग दैर्घ्य फिर से पढ़ लेंगे यहाँ पे, फिर उच्च वेग। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान देनी है। मैक, एंगस्ट्रॉन, पास्कल और जूल, तो हमने आपको अभी बताया दाब का मात्रक कौन सा होता है, जूल। अब देखिए एक बार ये मैचिंग में आ गया, एक बार पूछ लिया दाब का मात्रक क्या है, इनमें से कौन सा गलत है, तो उसमें गलत था, दाब के लिए डाइन लिखा हुआ था, दाब के लिए पास्कल होता है। तो यही सब चीजें आपको समझनी है कि हमें क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10 से 15 यूनिट ऐसी हैं जिन पे रिपीटेडली क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिनको कहीं ना कहीं एक पॉइंट, एक प्लेस मिलती ही है कि जिस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो अब ये ऊर्जा जो है वो जूल हो जाएगी, तरंग दैर्घ्य के लिए एंगस्ट्रॉन होता है, और उच्च वेग के लिए मैक हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अति तीव्र वेग जैसे सुपरसोनिक जेट, तो सुपरसोनिक जेट के लिए हम कौन सी स्पीड नापते हैं, तो हम जेट की स्पीड मैक में नापते हैं। ठीक है, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉन में नापते हैं, हमने बताया था आपको 1 मीटर में कितने 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये कन्वर्जन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर दाब को पास्कल में, ऊर्जा को जूल में नापते हैं, तो ये चीज है। तो जैसे आप सुपरसोनिक जेट की बात करते हैं या सुपरसोनिक मिसाइल्स की बात करते हैं, तो हम हमेशा सुपरसोनिक मिसाइल्स में किसमें स्पीड नापते हैं, हम स्पीड हमेशा मैक में नापते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, डेसिबल किसके लिए करते हैं, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए, भूकंप का कांतिमान नापने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ये भी ऑप्शन आता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी है कि हो सकता है इनमें से कोई ऑप्शन ही ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए, तो ध्वनि की तीव्रता प्रबलता मापने के लिए इकाई डेसिबल होती है, तो ध्वनि की तीव्रता हम किसमें नापते हैं, हम डेसिबल में नापते हैं, और शॉर्ट में इसको स्मॉल डी और कैपिटल बी लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल डी और कैपिटल बी। ठीक, तो ये 0 डेसिबल का मतलब एकदम शांति है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, और 120 का मतलब पेनफुल थ्रेशोल्ड है या दर्दनाक, इतनी ज्यादा ध्वनि है कि वो कान के पर्दे फाड़ सकती है। इसके बीच में हर तरह की ध्वनि आती है, जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेन जा रही है तो उसकी ध्वनि क्या होगी, फिर कर्कश ध्वनि क्या होगी, मधुर ध्वनि क्या होगी, इस तरीके के भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। फिर आगे चलते हैं। देखिए सेल्सियस ऊष्मा की, ये वाला, अच्छा ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए इस तरह का भी प्रश्न आता है, आपने डेसिबल पढ़ लिया, अश्वशक्ति पढ़ लिया, समुद्री मील पढ़ लिया, ये सारे अलग अलग क्वेश्चन बने हुए हैं। आप ये देखिए कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसमें एक साथ पूछे गए हैं, तो आपको सुमेलित करने में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और आपसे
अलग से भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे ये 4 प्रश्न अलग भी बन सकते हैं और उसके साथ आप देखेंगे तो ये एक साथ भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ठीक है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचार में दूरी की इकाई है और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो आप देखेंगे कि देखिए, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, इसमें सुमेलित नहीं है। सेल्सियस तापमान मापने के लिए होता है, ऊष्मा का नहीं। ऊष्मा का मात्रक जूल या कैलोरी होता है। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर तापमान मापने के लिए आएगा तो हम सेल्सियस का प्रयोग करेंगे, पर अगर ऊष्मा मापने के लिए आता तो ऊष्मा को हमेशा कैलोरी में मापा जाता है या जूल में मापा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर सेल्सियस की बात चल रही है, सेल्सियस, तो आप सेल्सियस के लिए हमेशा तापमान को नापेंगे सेल्सियस में, ठीक है। अगर ऊष्मा लिखा है तो ऊष्मा के लिए हम कैलोरी या फिर जूल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सेल्सियस में हम ऊष्मा को नहीं नापेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। तापमान सेल्सियस में, ऊष्मा जूल और कैलोरी में, ठीक। तो ये कंफ्यूजन के लिए आ सकता है। अगर ऊष्मा और मान लीजिए कार्य दोनों लिखा हुआ है और ऑप्शन में एक जगह कैलोरी और जूल लिखा है, तो आप जो कार्य है उसको जूल से मिलाएंगे और जो ऊष्मा है उसको कैलोरी से मिलाएंगे, ठीक है। वहां पे ये चीज ध्यान रखिएगा। पर अगर तापमान और ऊष्मा में पूछा जाएगा तो तापमान के लिए हम सेल्सियस का यूज करते हैं और ऊष्मा के लिए हम कैलोरी और जूल का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए, डेसिबल आपने पढ़ा, डेसिबल से सिंगल क्वेश्चन बना है, डेसिबल से ये वाला क्वेश्चन बना हुआ है। फिर समुद्री मील, ये आप पढ़ चुके हैं, हमने आपको बताया कि जो समुद्री मील होता है वो नौसेना के लिए संचार इकाई होता है। आप जब समुद्र की तरफ बढ़ते हैं थल से, तो जो डिस्टेंस को नापते हैं, जैसे हम जमीन पे चलते हैं तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर नापते हैं, वहां पे किलोमीटर में नहीं नापते हैं, वहां नॉटिकल मील में नापते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। सेल्सियस आपने पढ़ लिया। अश्व शक्ति जो होती है, हॉर्स पावर, ये शक्ति की इकाई है, तो ठीक है, हॉर्स पावर ऐसे लिखते हैं। किसकी इकाई है? ये पावर की एक यूनिट है जिसका प्रयोग हम इंजन की शक्ति को मापने के लिए करते हैं। जो इंजन होता है उसकी शक्ति को हॉर्स पावर में मापा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, लेंस की क्षमता किससे नापते हैं, दाब किससे नापते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता किससे नापते हैं और ऊष्मा को किससे नापते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें दाब के लिए पास्कल लिखा हुआ है, लेंस की क्षमता जो है वो डायोप्टर से नापी जाती है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी और ऊष्मा जूल। तो अगर हम देखें तो यहां पर बैकुरल होगा। अगर आप देखेंगे तो रेडियो एक्टिव सक्रियता की जो जांच एसआई यूनिट में करी जाती है वो बैकुरल में की जाती है। तो ये एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्यूरी नहीं है, क्यूरी जो है वो पुरानी गैर एसआई इकाई थी, अब हमने उसका नाम बदल के मतलब इंटरनेशनल एसआई यूनिट में इसका नाम बैकुरल है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बैकुरल जो है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ की तीव्रता नापने के लिए हम यूनिट का प्रयोग करते हैं। बाकी यहाँ देखिए, ऊष्मा के लिए जूल लिखा है तो हमने सही कर दिया, दाब के लिए पास्कल होता है ये पूछ चुके। लेंस की क्षमता डायोप्टर में नापी जाती है, ये एक याद कर लीजिएगा यहाँ से कि जो लेंस है उसकी क्षमता नापते हैं ना। जैसे मान लीजिए किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाए या दूर दृष्टि दोष हो जाए तो उसको चश्मा लगता है, तो जो चश्मा लगता है उसमें जो लेंस होता है उसकी क्षमता नापनी पड़ती है, उसका पावर कितना है। जैसा पूछते नहीं आपके चश्मे का पावर कितना है, तो वो जो पावर होता है वो डायोप्टर में नापा जाता है। तो ये चीज डायोप्टर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? अब देखिए, विद्युत विभव पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे सेपरेट क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसके पहले मैच द फॉलोइंग में कई बार पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, ठीक। अब देखिए, अगर अदिश राशि है तो सदिश नहीं हो सकती, अगर सदिश राशि है तो अदिश नहीं हो सकती। इसका मतलब कि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो कॉन्ट्राडिक्ट करने में क्या होता है, उसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही होगा। इसका मतलब कि ये हो सकता है कि दोनों ही गलत हो जाएं, पर कोई एक ही सही होगा, दोनों नहीं सही हो सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, ठीक, ये एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, होता क्या है कि हम सदिश और जब अदिश राशि की बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं, देखिए अगर हम देखें तो एक राशि होती है सदिश और एक होती है,
ठीक है, तो जो सदिश राशियां हैं इसका मतलब हुआ दिशा के साथ। ठीक है, तो दिशा के साथ मतलब परिमाण तो है ही प्लस दिशा भी है, और इसमें सिर्फ परिमाण है पर दिशा नहीं। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब दिशा के साथ जो राशियां होती हैं वो डायरेक्शन भी बताती हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो बल आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जब वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? सदिश राशि है। तो ऐसे ही बल सदिश राशि है। पर अगर आप विद्युत विभव की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ परिमाण जो कि मैग्नीट्यूड होता है उसकी आवश्यकता होती है कि 10 वोल्ट विद्युत विभव है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो उसके बाद आप इसमें देखेंगे, देखिए अदिश राशि का मतलब ऐसे याद रख लीजिए, सा दिश दिशा के साथ, आदिश बिना दिशा के। तो जो राशियों में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। जैसे दूरी, अब दूरी का मतलब क्या हो गया कि मेरे घर से मेरे स्कूल तक की दूरी 10 किलोमीटर है सपोज। अगर हम मार्केट होकर जाएंगे तो 15 हो जाएगी, अगर हम किसी और दिशा से जाएंगे तो 20 हो जाएगी। पर दूरी को हम मान लेंगे कि हाँ चलो 20 किलोमीटर अगर हम मार्केट से जाते हैं, अगर हम मंदिर होकर जाते हैं तो 25 किलोमीटर है। ठीक, पर अगर आप बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप हमेशा जो न्यूनतम दूरी है उसको लेंगे, तो उसमें दिशा की जरूरत है, क्योंकि न्यूनतम दूरी के लिए दिशा आ जाएगी। तो जब दिशा आ जाती है तो वो सदिश राशियां हो जाती है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे फोर्स की, तो आपको पता है कि बल किस दिशा में लगाया गया है ना, बल किधर लगाया गया है, बल आगे को लगाया गया, पीछे को लगाया गया है, किस दिशा में। तो जब दिशा पता है और बल का उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा तो उसको हम सदिश राशि बोलेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। तो ये एक अदिश राशि है, आपका आंसर सिर्फ यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इस तरह के प्रश्नों में जहां कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक राशि साथ में सदिश और अदिश नहीं हो सकती, वो या तो सदिश होगी या तो अदिश होगी, कोई एक ही होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तेल का एक बैरल निम्न में लगभग कितना होता है। अब देखिए एक बैरल में कितना तेल आता है, कितने लीटर, ये आपको पता होना चाहिए। हमने बोला था यूनिट कन्वर्जन पे प्रश्न बनते हैं, तो यूनिट कन्वर्जन पे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया। 131 लीटर, 159, 179, 201 लीटर, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब ये 158.9876 लीटर होता है, इसको आप 159 लीटर भी कह सकते हैं लगभग, क्योंकि ये 98 है ही, है ना। 0.02 बढ़ जाएगा तो 190 159 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने नहीं दिया, पर इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 158.987 लीटर होती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो कन्वर्जन पे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए जो डेसिबल है वो ध्वनि की तीव्रता बताता है, सेल्सियस तापमान, उष्मा को नहीं बताता, बैकुरल रेडियो एक्टिव सक्रियता, एसआई मात्रक है, बैकुरल है, क्यूरी नहीं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अदिश राशि है विद्युत विभव, एक बैरल में लगभग 159 लीटर, सटीक आप याद करेंगे तो 158.98 लीटर इतना पेट्रोल 1 लीटर बैरल में होता है। ठीक है, पेट्रोल क्या, आप क्रूड ऑयल बोलेंगे उसको ना, क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल और बाकी चीजें बनती है। ठीक, अब अगला टॉपिक इसी में जुड़ा हुआ है कि प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग। इसमें आप देखिए महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब आपसे यंत्र पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, रेडार क्या होता है, सुनार क्या होता है, ये सब कहाँ यूज किए जाते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड का क्या काम होता है, ठीक है, एमआरआई का क्या काम होता है, पेट स्कैन का क्या काम होता है। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स आपसे पूछे जाते हैं। जैसे अमीटर क्या करता है, आपसे पूछा जाएगा कि वोल्ट मीटर क्या करता है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो इसमें अब देखिए ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेक्स और सोनार। तो आप इसमें देखेंगे कि सोनार होता है। तो सोनार ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है, या समुद्र में डूबी हुई किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं इस तरीके, देखिए सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड को नेविगेट करने का प्रयास किया जा रहा है पानी के भीतर डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए। फिर उच्च आवृत्ति की पराश्रव तरंगे जिनको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जैसे मान लीजिए
ये एक जहाज है, इसमें सोनार लगा हुआ है, तो सोनार क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स को पानी के अंदर भेजेगा, तो वो वेव्स अंदर जाएंगी और वो तब तक अंदर जाती रहेंगी जब तक उनके बीच में कोई आ नहीं जाएगा। तो कोई डूबी हुई, मान लीजिए डूबा हुआ जहाज है, तो उस डूबे हुए जहाज तक जब ये सोनार अल्ट्रासोनिक वेव्स पहुंचेंगी तो उस पर स्ट्राइक करेंगे और वहां से वापस लौटेंगी, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई वस्तु डूबी है कि नहीं, और यहाँ पर कितना गहरा है ये भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए इस वस्तु का पता लगाना है या फिर हमें ये पता लगाना है कि टोटल कितनी गहराई है समुद्र में इस जगह पर, तो सोनार क्या करेगा, यहां तक ऐसे इस तरीके से अल्ट्रासोनिक वेव्स आती जाएंगी, जब वो जमीन पे यहाँ टकरा के वापस जाएंगी तो इसका मतलब ये जमीन है। या मान लीजिए कोई जहाज डूब गया या कोई पनडुब्बी डूब गई, उसके बारे में हमें पता लगाना है तो हम सोनार का यूज करते हैं। सोनार में कौन सी तरंगे होती हैं, पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगला प्रश्न यहां से भी बन सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो आगे चलते हैं। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। वायु की गति क्या किसके द्वारा नापी जाती है, तो बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, विंडवेन। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे तो जो एनीमोमीटर है इसका काम क्या होता है, पवन का वेग यानी वायु की गति को नापना। इस तरीके से ये बना होता है और ऐसे घूमता रहता है, तो घूमते घूमते ये वायु की गति को नापता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, एनीमोमीटर जो होता है वो वायु की गति को नापने का काम करता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए एनीमोमीटर वायु की चाल को, ये सुमेलित है। अमीटर जो है वो विद्युत धारा को। अब इसमें लिखा है ट्रैकियोमीटर वो दाबांतर को, पायरोमीटर उच्च ताप को। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए जो ट्रैकियोमीटर या ट्रैकोमीटर बोलते हैं, इसका काम क्या होता है, मुख्य रूप से क्षैतिज दूरी, दिशाओं और ऊंचाइयों को मापने के लिए काम में आता है। इसका उपयोग दाबांतर मापने में नहीं किया जाता। इस तरीके से होता है, आपने देखा होगा जब सड़क वड़क बनती है तो वहां पर ये ट्रैकोमीटर लगा होता है, जिससे देखकर वो बैलेंस करते हैं, दूरी को नापते हैं और क्षैतिज दूरी, दिशा, ये सब चीजें करते हैं। तो दाबांतर के लिए नहीं यूज होता है। यहां से आप याद रखेंगे, देखिए अमीटर का यूज इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, एक यहां से ये याद कर सकते हैं आप। उसके बाद जो पायरोमीटर है उसका उपयोग किया जाता है उच्च ताप को नापने के लिए। जैसे आप थर्मोमीटर का प्रयोग कर लेते हैं ताप को नापने के लिए, पर उसमें कितना होता है, मान लीजिए 101 डिग्री, 102 डिग्री, 104 डिग्री बुखार चढ़ गया, 105 डिग्री बुखार चढ़ गया, तो आपको थर्मोमीटर में दिख जाएगा। पर कुछ कुछ ऐसी जगह होती है जहां बहुत हाई टेम्परेचर होता है और उनको नापना होता है, तो वहां पे हम पायरोमीटर का यूज करते हैं। ठीक, तो ये याद कर लीजिएगा। अब आगे चलते, देखिए पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ उस क्वेश्चन से हिंट मिल गई कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पायरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो क्या किया जाता है, उच्च ताप को नापने के लिए किया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए पायरोमीटर अत्यंत उच्च ताप, विशेष रूप से 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक, जैसे सूर्य और औद्योगिक भट्टियों का तापमान को बिना केवल थर्मल विकिरण, थर्मल रेडिएशन की सहायता से मापता है। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, ये हो गया। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी औद्योगिक भट्टी है, एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत हाई टेम्परेचर पे किसी चीज को मेल्ट किया जाता है, उसके बाद उससे वो प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो वहां पे हम पायरोमीटर यूज करते हैं। फिर हम सूरज की जो रोशनी है, सूरज के ताप को मापने के लिए हम यूज करते हैं पायरोमीटर का, और लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान हम इससे नापते हैं। ठीक, फिर आगे देखिए एक होता है पायर हीलियोमीटर। तो जो पायर हीलियोमीटर होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सन स्पॉट में सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को, पौधे के ताप को। अब पौधे के ताप को मतलब क्या ही हो जाएगा, बहुत कितना पौधे में ताप होता है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। हवा ताप को, हवा में कितना ताप होता है, ये भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक, सोलर रेडिएशन को या सन स्पॉट को। अब ये दो ऑप्शन है जिसमें आपको सोलर रेडिएशन को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन बहुत ही सटीक तरीके से मापने के लिए फायर हीलियोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पे पायरोमीटर जो उच्च ताप को नापता है, पायर हीलियोमीटर जो सोलर रेडिएशन को नापता है, थर्मोमीटर जो बॉडी टेम्परेचर को मापता है, या फिर 105 डिग्री तक का टेम्परेचर वो माप लेगा। ठीक है, तो ये चीज है। फिर मैनोमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है, तो वायु दाब को, कि गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व, या सतह पर तेल का दबाव। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे तो जो मैनोमीटर होता है उसका उपयोग करते हैं बंद नालियों और बर्तन में बंद गैसों का दाब मापने के लिए। तो जैसे क्या हो रहा है, कोई ऐसा प्लेस है जहां पे जो
गैस है वो बंद बंद जगह पर है, तो उसको नापने के लिए, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। गैस का दाब नापने के लिए होता है, यहाँ पे सिर्फ गैस का दाब आपको याद रखना है कि जब हम मैनोमीटर का उपयोग करते हैं तो कोई क्लोज्ड यूटेंसिल्स है या क्लोज्ड प्लेस है जहां पर गैस है, उस गैस के दाब को नापने के लिए हम यूज करते हैं मैनोमीटर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें अमीटर, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तुला और बैरोमीटर। अमीटर आप पढ़ चुके हैं, अमीटर धारा के लिए होता है, ठीक। अब देखिए बैरोमीटर, स्प्रिंग तुला और हाइग्रोमीटर, जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां से इसको सब याद कर लीजिए। स्प्रिंग तुला भार और बल को इस तरीके से होता है, ये है ना। अब ये स्प्रिंग तुला कैसा है, इस तरीके से वॉट लगा होता है, स्प्रिंग लगा होता है, जब हम उसमें सामान रखते हैं तो वो बैठ जाता है नीचे को, तो उससे हम पता लगा लेते हैं। बैरोमीटर क्या करता है, वायुमंडलीय दाब को। अब देखिए बैरोमीटर और यहां पर आप देखेंगे तो मैनोमीटर, तो मैनोमीटर क्या कर रहा है, गैस के दाब को नाप रहा है, बैरोमीटर क्या कर रहा है, वो वायु के दाब को नाप रहा है। तो यहां से हमने देख लिया बैरोमीटर दाब के लिए। अब ये कौन सा दाब है, वायुमंडलीय दाब है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर स्प्रिंग तुला किसके लिए है, भार के लिए है, और हाइग्रोमीटर किसके लिए है, आर्द्रता के लिए है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायु में, वायु की सापेक्ष आर्द्रता, जो ह्यूमिडिटी की बात होती है ना, ह्यूमिडिटी की, कि आज का एयर कितना ह्यूमिड है, वाटर कंटेंट कितना है ना, तो वो चीज हम किससे नापते हैं, वो हम हाइग्रोमीटर से नापते हैं। तो हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, ये सब क्या कर रहे हैं, ये भी नापने का ही काम कर रहे हैं। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को नाप रहा है, मैनोमीटर जो गैस का दाब है किसी बर्तन में या क्लोज्ड सरफेस में या क्लोज जगह पर, उसको नापने का काम कर रहा है। हाइग्रोमीटर जो वायु की सांद्रता है, या फिर आप कह सकते हैं आर्द्रता, सॉरी आर्द्रता, या इसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी को मापने का काम करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर साल इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते ही, और आप देखेंगे रिपीटेडली 10 से 12 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे बार बार घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उन्हें तैयार किए बिना एग्जाम में नहीं जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।